बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आपको पता है जी, हम खबरों से आगाज़ करते हैं और 11 बजे हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। सो हमेशा से हमारी कोशिश ये होती है कोई अच्छी खबर आपके साथ शेयर करें, तो आज की अच्छी खबर पहले शामिल कर लेते हैं। LTV लाइसेंस आसान, हफ्ते में 5 रोज टेस्ट होगा। ये वो वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं है, ये वो वाला इम्तिहान बिल्कुल नहीं जो आज नवीं जमात के तालिबे इल्म देने गए हैं। तो आज 9th क्लास के स्टूडेंट्स का भी पेपर है, तो उनको गुड लक कहेंगे। बट ये टेस्ट कौन सा है, LTV लाइसेंस जो है उनको आसान कैसे बनाया गया है, इस खबर में अच्छी बात कौन सी है, ये तफसील से समझाएंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर्स। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर रजा खान साहब और अली साइद साहब। जरा हमें खबर आसानी से समझा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बाइकर्स के लिए चूँकि लाइसेंस लाजमी किया गया है और ये हमारी अपनी सहूलत है। आपके पास लाइसेंस होगा, अगर कोई हादसा हो जाएगा तो उसमें आपको उस तरह नहीं करना पड़ेगा। ये उसमें 40 रोज़ का जो इंतज़ार था वो ख़त्म कर दिया गया है। पहले टेम्परेरी जो थी वो एडिशनल IG ट्रैफिक की जानिब से अप्रूवल दी जा रही थी, तो अब इसको पहले आपका लर्नर बनता था, 40 दिन वेट करना पड़ता था फिर आपको, लेकिन वो पिछले तकरीबन कुछ 6 माह से या 1 साल से एडिशनल IG की जानिब से टेम्परेरी अप्रूवल दी जाती थी और इससे आपके लाइसेंस बनते थे। अब ये कानून का हिस्सा बनने जा रहा है और इसको समराइज कर दिया गया। अब आपको फौरी लाइसेंस मिल जाएगा। अब आप जाएंगे, आपके पास ID कार्ड होगा, आप किसी भी जगह पे रुकेंगे, जाके टेस्ट देंगे और आपका लाइसेंस आपके पास होगा। ठीक हो गया। उसके बाद LTV और जो HTV लाइसेंस हैं, जो हैवी ट्रैफिक के लाइसेंसेस हैं, उसके लिए पंजाब के तमाम जो टेस्टिंग सेंटर्स थे उस पर जो LTV था वो 2 रोज़ हो रहा था, उसको 5 रोज़ कर दिया गया। और जो HTV था ये 1 रोज़ हो रहा था, तो इसको भी 2 रोज़ के लिए कर दिया गया है। चूँकि इसमें इतने लोग अपीयर नहीं होते ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि बहुत सारे लोग आते थे और लोग वापस चले जाते थे, उनको इंतज़ार करना पड़ता था। चूँकि पूरा पैनल बनता है, जब हैवी ट्रैफिक का लाइसेंस देना पड़ता है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये दिन जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि जब निगरान सेटअप था, निगरान गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी ये चूँकि बहुत टफ इसका था टेस्ट, तो उस वक्त के जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की इजाज़त के बाद इसमें थोड़ी सी नरमी की गई थी। और आपको पता है कि तब ही एक रुझान पैदा हुआ था लाइसेंस बनवाने का। उसमें चाहे गाड़ी का लाइसेंस था, बाइक का लाइसेंस था, और इसमें सारे और रिकॉर्ड लाइसेंसिंग हुई। परसों तरसों IG पंजाब की जानिब से एक मीटिंग ली गई जिसमें देखा गया था कि जो लाइसेंसिंग है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हुई है। तो परसों ही शाम को CTO लाहौर की जानिब से भी डायरेक्शन दे दी गई कि बगैर लाइसेंस जो बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो कल ये तो बहुत ज़रूरी है और ये सबको ये हमारा फ़ायदा है। तो कल रात से या परसों शाम से लेके अब जो है वो फिर आपको लाइसेंसिंग सेंटर्स जो हैं जहाँ पे टेस्ट होते हैं वहाँ पे रश नज़र आ रहा है। पूरे पंजाब में IG पंजाब की जानिब से बड़ी सख्ती की गई है कि अब कोई भी CTO या DTO उसकी जो तनासब है वो पहले से कम नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी अब वर्किंग शुरू कर दी गई है। तो मसला ये है कि पहले तो हमारे पास रुझान ही नहीं था, हम जाते थे लाइसेंस कोई इक्का दुक्का लोग बनवाते थे और एकदम जो करोड़ों में तादाद चली गई, उसमें निगरान गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है। बहुत अहम किरदार है। आमिर भाई, लगता है लाइसेंस नहीं है जो आप इतनी गहरी सोच में और थोड़ा सा परेशान। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं तो अच्छी बात है लाइसेंस की। मैं असल में लाइसेंस है? मैं हैवी ट्रैफिक से मुझे ना आज कराची में जो हादसा हुआ उस पर, और जो एक वाटर बॉजर ने जो कुचल दिया, तो मैं उस सोच में चला गया। मैं देखें सही कहा अली ने कि और जो हैवी ट्रैफिक है उसका लाइसेंस तो आप जितनी सख्ती कर सकते हैं करें, और जो ड्राइवर बिल्कुल आप फिट नज़र आए उसको आप दें। आपकी ये जो रोड के ऊपर ट्रॉले और मजदे और ब्ला 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 ये जितनी कमर्शियल व्हीकल्स चलती हैं बड़ी साइज़ की, उनको तो एहसास भी शायद ना होता हो कि उनके जब वो करीब से गुजरते तो मोटरसाइकिल वाले के दिल पे क्या गुजरती है। उनके लाइसेंस में जितनी एहतियात की जाए उतनी बेहतर है। इस सारी खबर के अंदर ये है कि उनके लिए जो साई ने बताया भी कि बढ़ाया गया है और उनके लिए जो कमेटी बनती है, उसको मैं समझता हूँ कि मज़ीद स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और उस पर हैवी ट्रैफिक आप किसी ऐसे ड्राइवर को मत दें जो पहले क्लीनर था फिर ड्राइवर बन गया,
इस तरह के लोगों जो नहीं, ये लोग तो हैं, बिल्कुल अनाड़ी, मजाक नहीं है। नहीं, वो अगर बिल्कुल ये पब्लिक देखें ना, मौत का ट्रांसपोर्ट है, सामान लिए तो घूमते हैं। इतनी सारी बस में लोग इसमें सवार आप होते देखें हैं। अगर ना कि कई हादसा ऐसे हुए हैं जिसमें पूरी पूरी बस में अल्लाह जितने रहम लोग करे, बैठे बिल्कुल थे, ऐसे अल्लाह ही है, ताला बिल्कुल। वो लुकमा अजल बन गए, और कई हादसा ऐसे रिपोर्ट होते हैं। उसमें बहुत सारी जगहों पे जो है वो नाअहली नज़र आ रही होती है ड्राइवर्स की, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ है कि जब आप टेस्टिंग सेंटर्स पे जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे लोग सिफारिश भी करवाते हैं। मैं ये नहीं कहता, ये कल्चर हमारा सोसाइटी HTV की में तो बहुत सिफारिश है। बहुत सिफारिश है। मुझे अभी 4-5 दिन पहले एक बड़े करीबी दोस्त है मेरे दफ्तर के ही हैं, तो उन्होंने कहा ये लाइसेंस बनवा दें मेरे किसी अजीज़ का। मैंने कहा जी बन जाएगा। उन्होंने कहा जी वो HTV है। मैंने कहा भाई उसकी मैंने सिफारिश नहीं भाई की। साहब, मैंने वैसे कहा एक वो just मैंने कहा for वो बहुत बड़ी information, वो मैं बहुत अगर बड़ी HTV जिम्मेदारी। लाइसेंस बनवाने जा रही हूँ तो मेरे से क्या कोई पूछगिछ होगी? ज़ाहिर है पूछगिछ होगी, पहले आपसे बाकायदा टेस्ट लेंगे, फिर उन्होंने वो एक बड़ा टफ सा टेस्ट होता है, वो जो जिस तरह आप गाड़ी का टेस्ट देते हैं, वो पूरा एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बंदा होता है, ट्रैफिक पुलिस के लोग होते हैं, वो HTV सारे- बहुत अहम है। तो मतलब उसमें उसमें देखे ना आपने, किसी ने बस चलानी है, किसी ने ट्रक चलाना है, और जो हैवी ट्रैफिक फिर इस चलाते पे तो हैं बहुत सख्ती की जानी उनके चाहिए ना। रूल्स भी लाओ। अच्छा ना, मैं आपको बताऊं, जितनी आपकी ट्रांसपोर्ट चलती है ना, Public transport। इसमें इनपे नहीं, जो शहर से शहर में चलती है, जो है जिस तरह बसेज चलती है, अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रॉली इनके जो लाइसेंस हैं, लाइसेंस होल्डर ड्राइवर, होता यह है कि अगर वो उसका कहता है जी मेरी तबीयत खराब है, तो जो कैलेंडर होता है ना उसको कहता है या तू बस ले जा। हाँ बस। ये सही साहब इस बात को बताएंगे अच्छा। आपको। ना उसके पास लाइसेंस होता है, ना उसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो ज्यादातर हादसा ऐसे कैलेंडर्स की हाँ, वजह ये से एक और चीज़ देखे ना कि ना बहुत कोई फैसलाबाद से आ रहा है, कोई भावलपुर से आ रहा है, कोई मुल्तान से आ रहा है, जैसे ही वो लाहौर अड्डे पे गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद अड्डे में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपने गाड़ी पीछे लेके जानी है, जी बिल्कुल ऐसे। वहाँ स्टैंड पे जा खड़ी करनी है, या गाड़ी को आगे पीछे करना है, तो अब जो ड्राइवर होता है वो तो जाके सो जाता है, रेस्ट करता है। बहुत सारी जगहों पे ऐसे जो हेल्पर्स हैं वो काम करते हुए नजर आते हैं और हादसा की वजह बनते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो ऐसे लोग जो अब बिल्कुल ना लगाने दे। एक बात, दूसरी बात, अगर एक ड्राइवर आया है हैवी का, उसको कहे जी अगली बस तो अब चाहे सही वाल ले जा, हाँ वैसे भी ये खतरनाक है। खतरनाक है, बिल्कुल इसका ऐसे कोई ही है। मैकेनिज्म गवर्नमेंट को ही बनाना चाहिए कि एक तो जो बस रोड के ऊपर ही आपकी आए, हाईवे के वो ऊपर एक कल्चर है ना भाई साहब के, बस के साथ भी वो हेल्पर होता है, ट्रक के होता है हेल्पर, और उसको ट्रॉली ट्रेनिंग के देना साथ। जो है वो तो मौत तो है। वो बट स्टिल इस पर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सीटीओ साहब से, आईजी साहब से, कि नो कॉम्प्रोमाइज। और ये हैवी ट्रैफिक वाला तो क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो हैं इनके ऊपर दांव पे इंतजार लगी कर रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो एक्सपर्ट ड्राइवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद शामिल करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सीएम साहिबा जा पहुंची हैं जी जिनाह अस्पताल। अद्वियात नायाब प्रिंसिपल और एमएस मअतल। सवाल ये है कि तमाम एमएस, तमाम प्रिंसिपल मअतल होते गए तो अस्पतालों के मामलात क्या खुद सीएम साहिबा देखेंगी? आमिर रजा खान साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि अच्छा इकदाम है कि आप जाते हैं, आप बतौर वज़ीर आला, आपका जाना और इस तरह से अद्वियात का चेक करना, मेरा अच्छा, ख्याल है वैसे ये ये बाकी कल के का- लिए, बाकी सब के लिए, ये तो सिर्फ मैसेज है। लाहौर है, लाहौर में तो बहुत सारे मामला है, लेकिन 3 दिन पहले ही सिटी 42 ने ये खबर चलाई आपके चैनल ने कि जिना हॉस्पिटल में अद्वियात का मामला खराब बिल्कुल है। ऐसे ही। जाहिद चौधरी का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि भाई साहब ये मामला जो अद्वियात वाला है जना, इसको ज़रा सोशल मीडिया पे भी करवाएं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही समझे कि नाअहली है कि स्टोर में अद्वियात मौजूद है और आप स्टोर मरीज को दुआ नहीं दे रहे। अच्छा, इस मामले में देखें मरियम कहाँ तक गई। आपने 42 पे खबर चलाई और आपकी खबर पर वज़ीर आला ने एक्शन लिया, अच्छा। और कल की खबर है कि सर्विसेज हॉस्पिटल में भी यही मामला है। अभी वहां पे गई नहीं, अब नेक्स्ट बारी उसकी होगी, लाजमी बात है आनी जाना चाहिए। चाहिए। अगर ये जाहिद चौधरी की खबर दुरुस्त नहीं, इसमें है एक और और चुनाव चीज- फिलहाल तो दुरुस्त निकल आई ना। इसमें एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है जो हाई साहब बता रहे हैं कि अद्वियात मौजूद हैं, नहीं डिलीवर कर रहे, फिर तो एक्शन होना चाहिए। अगर अद्वियात मौजूद ही नहीं है, अगर आपकी मशीनें काम ही नहीं कर और रही ये हैं, रियलिटी अगर आपकी साहिब साहब जाके सीएम साहिबा को बेहतर तरीके से पता चल गई होगी हाँ जब आप जी, जाके नहीं ना आप one to पहले one न्यू मरीजों हॉस्पिटल का विजिट किया ना, उसमें भी चीज़ें आपके इसी सामने तरह से आई। इसी तरह आपने जिनाह हॉस्पिटल का भी किया। तो इसका मतलब है कि आपकी सारी जो मशीनरी है वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए काम करती है, आवाम की खिदमत के लिए कोई काम नहीं करती। आपके जितने अदारे हैं वो सारे के सारे उसके सरबराहान, मैं खुद एक बड़े अदारे के सरबराह को जानता हूँ जो अपनी टीम को कहता है कि मेरी खबरें सीएम तक क्यों नहीं पहुँच रही।
अच्छा। हालांकि वो इतना टीवी पे चलते हैं, आपकी सोच है। तो मसला ये है कि जब आपकी सोच ये हो जाएगी कि आपने टीवी पे चलना है, आपने अखबार पे आना है और आपने सोशल मीडिया पे आना है, आपकी तरफ से अवाम जाए भाड़ में, अवाम मरे, और भाई साहब आवाम की रहने, मैंने आपसे एक दिन पहले भी ये बात की थी कि जना हॉस्पिटल का ही स्टोर कीपर अद्वियात वाला, उसकी वलेंशिया में कितना बड़ा घर, स्विमिंग पूल, ਤੁਹਾਡਾ भी होता है? हर उसमें गाड़ियां, नहीं मेरा नहीं है भाई साहब, अल्लाह करे मेरा भी होता। वैसे नहीं वो वाला ना लें आप। हाँ आप उस तरह अल्लाह से ना ना करे, लें। मैंने तो ये मैंने कहा, अच्छा मैंने कहा मैंने अगर तो अल्लाह कहा है करे। अल्लाह ना करे हाँ कि मेरा भी घर हो और इस तरह का घर हो कि जो मरीजों की जान पर खेलकर अद्वियात जो बाहर बेची सुकून नहीं जाती आता हैं, आपको। और घर वो जरूर जो बड़ा होता है, माशकी लेकिन- भर्ती हुआ था वो स्टोर कीपर तक कैसे पहुंचा और स्टोर कीपर से कैसे उसको आपका पूरा सिस्टम जो है उसको महफूज करता है, मुअत्तल होता है, उसको दोबारा लाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ घपला ज्यादा था, मेरा ख्याल है अद्वियात इसकी- मौजूद हैं, मरीजों तक नहीं इसकी पहुंच रही, इन्वेस्टिगेशन जिम्मेदार ज्यादा कौन बड़े है? तरीके ये से तो होनी एमएस है, इंतजामिया है, और इससे चाहिए। अगर अद्वियात ना होती ना तो फिर हम कहते हैं गवर्नमेंट की नहली है, आपके वाह, मुतलका पैसे नहीं दिए पैसे आपने। नहीं दिए गए, बजट नहीं जारी किया गया, आपकी मशीनें पड़ी हैं और लैब आपकी नहीं चल रही, तो इसका मतलब है कि आपकी इंतजामिया नाअहल है। अगर आपकी मशीनें नहीं हैं तो फिर आपकी गवर्नमेंट या आपकी जो पीछे मैनेजमेंट काम करती है, जो बजट जारी करते हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। अगर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है, और आप कितना बड़ा जुल्म है कि एमएस साहब अपने हॉस्पिटल को देख ही नहीं रहे, अपने ओहदे के साथ वो किस तरह इंसाफ कर रहे हैं कि अगर वज़ीर आला को जाके लोग शिकायत कर रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि जी पहले म्यू हॉस्पिटल में यही हुआ, फिर जनाब में ये हुआ, अब हाजी साहब ने अगली बात बता दी है। हाजी साहब भी कोई निजुमी ने जान बुझ के वो सर्विसेज वाला है। इसके बाद मैं तो ये कहता हूँ कि शहर मरियम के को बड़े अस्पताल ही हैं। ये शहर छोड़ दे, अब बाकी शहरों में बाकी भी शहरों में जाना। अच्छा एक वहाँ और ज्यादा बड़ा मामला सबसे जाना बड़ा चाहिए। जुल्म और ज्यादती जो है वो छोटे शहरों में होती है, और उसके बाद जो दूर दराज के इलाके हैं, अल्लाह के कसम। आप यकीन करें, किसी ने मुकदमा दर्ज करवाना हो, किसी ने हॉस्पिटल में चेकअप करवाना हो, किसी ने स्कूल जाना हो, आप स्कूल में चले जाएं, इतनी बुरी हालत होती है। वो मास्टर जी जो होते हैं वो उस्ताद जी बन के बैठे होते हैं, आगे बच्चे पढ़ें ना पढ़ें सर जी सो रहे हैं। इतने बुरे तो हालात। ये आपकी एजुकेशन के हालात जो अब तक पहुँचे हैं, जो जहाँ पे हम तरक्की नहीं कर पा रहे, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये आप वैसे बहुत अच्छा इकदाम है, मैं समझता हूँ मरियम का, कि इस तरह से जाएं। बाकी अपने वुज़रा को भी ज़रा, ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ के ज़ेरे निगरानी आती हैं, तो उनके वुज़रा जो हैं वो पहले मुतहरक हैं और मुतहरक हो जाएं। ख्वाजा सलमान साहब, पता नहीं आमिर भाई आप क्यों मज़ीद कह रहे हैं मुतहरिक हो पहले ही मुतहरिक है। अगर ख्वाजा सलमान रफीक साहब मुतहरिक होते तो ये सब ना हो रहा होता। पता नहीं आप क्यों कह रहे हैं मुतहरिक है, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। अभी तक सीएम साहिबा जहाँ जहाँ गई हैं वहाँ तो बुरे हालात ही पाए अच्छा गए। मुझे एक चीज़ बताएं, हाजी साहब ने पूछ लेंगे। हाजी साहब थोड़ा आजकल बैकफुट होकर खेल रहे हैं, समझ नहीं आ रही मुझे। आप एक चीज़ बताएं, आपका कोई अजीज़ जानने वाला दोस्त भाई बहन किसी ने सरकारी हॉस्पिटल जाना हो, आप उसको ऐसे जाने देते हैं? आप पहले कोशिश करते हैं कोई अच्छी सी सिफारिश मिल जाए, सही है, ये तो बात सही है। फिर चीज़ों को मैनेज करते हैं। अगर कोई आपका जानने वाला है तो आपकी अच्छे तरीके से बारी आ जाती है, चेकअप हो जाता है। वरना आपने किसी आम डॉक्टर को मिलना है तो फिर सवाल आपने ही इंतजार पैदा करना नहीं होता। पड़ेगा। फिर जो एमएस साहब जो प्रोफेसर रैंक के अफसरान हैं, उनके लिए ये होता है कि आप वो उसमें ऑपरेशन थिएटर में हैं, अभी वो फलां मीटिंग में है, अभी वो फलां मीटिंग में है। भाई आप बैठे किस लिए हैं? लोगों की खिदमत के बिल्कुल लिए, सही। और लोगों को आप वक्त ही नहीं दे रहे। और फिर आपने देखा है कि जो बंदा जुबान दराजी करेगा, बकवास करेगा, ज़ाहिर है सुबह से गया है 12 बजे तक चेकअप नहीं हुआ, उसने शोर तो मचाना है। वैसे ये बात उसकी पिटाई सही था, होती मैं क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रह के आया और उन दिनों में शायद आपके भी तुसी कोई रहे किथे? अजीज है, मेरे वाला मैं साहब। हॉस्पिटल में, आपके वाले साहब। जो हमारे प्रोफेसर साहबान है ना, उनकी इतनी मीटिंग्स होती हैं, सही इसने निशानदेही की, मुझे उसका तजर्बा भी है। अगर हम फील्ड स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को अलग अलग कर दें बिल्कुल। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके आपने प्रोफेसर सही कहा। साहबान जो हैं वो सिर्फ मरीजों के चेकअप के क्योंकि लिए अभी पिछले आउटडोर दिनों पे, मैंने भी इंडोर पे, हॉस्पिटल में ऑपरेशन किसी ने पे। रिक्वेस्ट की तो मुसलसल हमारे जो सीनियर प्रोफेसर थे वो मीटिंग में थे। अच्छा, वो मीटिंग्स होती रहती हैं, नहीं, वो- कोई लाजमी बात है, आपने वो भी पूरी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है। चलानी जाहिर है। बात है, वो अगर आप ना करें तो आप फिर हालात बुरे एडमिनिस्ट्रेशन हैं। ही अलग कर दें, आप आप उन बता डॉक्टर देना को कि- रहने दें, उनको काम करने दें, आप उनको मरीजों को नहीं, देखने एक दें। लिमिट होना, ये प्रोफेसर साहब ये काम करेंगे, उसके बाद ये 5 दिन एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। या आप ये मीटिंग मामला के को लिए देखेंगे। 1-2 दिन आप एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए 2-3 दिन मुख्तस कर दें। हो नहीं सकता ना, डे बाय डे जो है वर्किंग होती है।
यहाँ पे ये मामला तो है जहाँ ही हजारों नहीं, की तादाद में मरीज आते हैं वहाँ यहाँ मामला ऐसा मामला तो है नहीं कि आपको अद्वियात मिल गई हैं अगले 2 माह की। खैर सीएम साहिबा यहाँ तो कहती हैं रोज के रोज। अद्वियात की फहरिस्त आवेजा की जाए तो हम आप सभी लोग देख सकेंगे कि कौन सी अद्वियात अच्छा, हैं। ये ना निगरान दौर में ही हुआ था, डैशबोर्ड बने थे, आपको याद होगा जितने स्पेशलाइज्ड हेल्थ के बड़े अस्पताल थे उनके डैशबोर्ड बने थे। इलेक्ट्रिक बोर्ड ये कह रही हैं आवेजा किए जाएं। उसमें होता ये था कि इनका कंट्रोल रूम था और उसके अंदर पता चलता था कि ये अद्वियात यहाँ पे कम हो रही है। अच्छा, मसलन ये क्या वाली दवा जो है, जबरदस्त चीज है ना अगर ये हो जाए। अगर ये हो जाए, फीडबैक भी सिस्टम के अच्छा इसमें ये आप- स्क्रीन, ये नई बात है कि स्क्रीन लग जाए उसी डैशबोर्ड हाँ, की इलेक्ट्रिक स्क्रीन। हॉस्पिटल के अंदर, तो मरीज को पता होगा कि ये दवाई मौजूद है स्टोर के कितनी अंदर। कमाल की बात है। और फिर वो आपके स्टोर में जो घपले हो रहे हैं, वो फिर जो अद्वियात गायब हो रही हैं, बहुत सारे मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। वजीर आला मुख्तलिफ इलाकों के गैर इलानिया दौरे भी कर रही हैं। सफाई मुहिम का जायजा लिया जा रहा है। मुख्तलिफ शाहराहों पर सफाई की सूरत हाल में मजीद बेहतरी लाई जाए। ऑल दो सफाई के मामला शहर में बेहतर चल रहे हैं। अली साहिब साहब अग्री करते हैं? काफ़ी बेहतर चल रहे हैं और इसमें हम देखते हैं, मैं अभी भी सुबह आप जब निकलते हैं तो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं। LWMC की तजावज़ात के हवाले से भी काम चल रहा है। अभी मैं साहब की ज्यादा तवज्जो इधर ही है। नहीं, DC साहब की नहीं, आपकी चीफ मिनिस्टर की तवज्जो है, आपकी चीफ सेक्रेटरी की तवज्जो है। अच्छा। मैं परसों की जो मीटिंग आपको ट्रैफिक की बता रहा हूँ, उसी में एक डायरेक्शन दी गई है IG पंजाब की जानब से कि CM की डायरेक्शन के बाद IG और चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग की कि जिस तरह, फिर IG साहब ने मुझे बोल पाए कि CTO को सारा कुछ करवा दो, जिस तरह लाहौर में काम किया है तजावज़ात के खिलाफ। अच्छा, आपने सफाई का क्रेडिट भी नहीं, CTO को दे दिया। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, साहिब साहब माफी उन्होंने पाकिस्तान बनाना नहीं देता, सही बात है। करो यार। पिछले प्रोग्राम CTO ने पाकिस्तान में बनाया। पिछले प्रोग्राम में तजावजात का क्रेडिट CTO साहब को दे दिया, अब सफाई का क्रेडिट और जिम्मेदारी चला रहे ने फकीरों का भी। हाँ, सुनते लो भाई, सुनते नहीं, लो। असली मेरे पास सुननी तेरी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह तजावज़ात के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने लाहौर काम किया है, पूरे पंजाब से ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो तजावज़ात का खात्मा करे। चूँकि ट्रैफिक पुलिस हर वक्त सड़कों पे होती है, उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें चल रही हैं। आप फिर चीज़ों को ऑन नहीं करते। पुलिस बिल्कुल, आप कहते हैं बुरी है, हम मानते हैं, लेकिन पुलिस कई जगह पे आपको बड़ा साथ देती है। आपके जो कैमरे, नहीं सुन तो नहीं, काम करवा दो, सबका भला हो जाएगा। सेफ सिटीज के कैमरे आपकी चीज़ों सबका को भला, point out उसने करें। ब्रेक पे जाना होगा, सबका भला हो जाएगा। उनसे कहीं मुल्तान रोड के 3 इशारे हैं भाई, उनको तो आप सिग्नल फ्री करवा दे, उस पर कोई पैसा खर्च नहीं होना, कोई अंडरपास नहीं बनाना पड़ना, कोई आपको ओवरहेड नहीं बनाना पड़ना। सुन ले, सिर्फ बंद करके डायवर्शंस बनी पड़ी है, आप उनको चलवा सर दें। सुन ले, CTO ने 100 कितने पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, वो दिए हुए हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे रोड इंजीनियरिंग को इस तरह कर दें, किसी जगह पे सिग्नल को ख़त्म करके यू टर्न बना दें, इस तरह की चीज़ें सारी दी हुई हैं। और बने पड़े हैं यार यू टर्न, आपको वन टाउन के सामने यू टर्न बना पड़ा है, लेकिन उसको फॉल नहीं कर रहे, चला नहीं रहे हैं। हाँ जी साहब, ਤੁਹਾਡਾ मसला नहीं हल हो सकता। नहीं नहीं, मसला नहीं, मैं तो ना मुल्तान रोड की बात कर रहा हूँ। ना अच्छा, तो- मुझे ये बताओ, ना तो एक मुझे ना- बताओ, ना- नहीं अनादा तो अनादा तुसी भी नहीं होता, पासे इसका चेंज मतलब कर ये लो। तुसी हम साइड लाहौर में चेंज नहीं कर है। नहीं। CTO जो है कि इस तरफ वाले लाहौर में, ये गुलबर्ग वाला लाहौर है, ये कैंट वाला लाहौर है, नहीं, ये डेवस रोड वाला ये जो मॉडल टाउन वाला लाहौर है, CTO उसका CTO है। और नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप तो इस तरह से बात कर रहे हैं ना, फिर आप कहते हैं जी आपका मसला आप नहीं तो है। निगरान वज़ीर पूरे आला को- मुल्तान रोड का, यानी आपका भाटी चौक आप से दोनों ने लेकर निगरान वज़ीर आला को नहीं आपका माना। मुल्तान रोड खारक तक और आगे चूंग तक, पूरे लाहौर। वो कहते हैं जी नहीं, कोई मसला नहीं है। नहीं, 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 आप दोनों साहिब ने तो साहब, ये निगरान ना- वज़ीर आला को साहिब नहीं साहब, माना। बुरे हालात, आपके बुरे पता नहीं जहाँ के खारक अमल नाले हाथ पे- आते हैं वहाँ से आप हाँ, मानते हैं। हाँ, खारक नाले का पता नहीं क्या मसला है, मुझे तो साहिब साहब का अभी मसला हमने नहीं। जाना है, अभी ना हमने आप दोनों अपडेट ने की तरफ ना जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला को माना है, ना मौजूदा गवर्नमेंट को मानती है, ना कोई CTO ने मान लो। तुसी राय चेंज कर लो। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मंसूबों में ताखीर, वासा 70% फंड इस्तेमाल जो है वो कर सकेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, बेतहाशा काम है होने वाले, फंड होते हुए भी इस्तेमाल ना हो पाए, ये क्या गफलत है, ना अहली है, प्लानिंग का फुकदान है, क्या मैं है? ये कहता हूँ ये नाहली है, और नाहली ही आपकी प्लानिंग के फुकदान को जन्म देती है। याद रखें हमेशा, आपने जब इस चीज को प्लान कर रहे थे तो आपने उसको फुली प्लान क्यों नहीं कर लिया? फिर आपने नए टेंडर्स, नई चीजें क्यों उसमें शामिल की? आप एक ही दफा में प्लान करें और उसको एग्जीक्यूट कर दें, तो आपके सारे का सारा फंड जो है वो लग जाएगा। आमिर भाई, अब शो तो आपको ये पैसों का होता है ना, सबसे बड़ा इशू, तो सबसे अगर बड़ा हम issue लोग ही होता समझे तो नहीं, सबसे बड़ा इशू अपने पैसे का होता अपने पैसे का। अच्छा, जिवें आजकल आई साहब आपने अंदर वाली कहानी है। ये जो होता है, जितना आजकल आई साहब ये अपने पैसे का सिर्फ वीलॉगिंग पे फोकस कर रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छा,
चले ये तो और बात है, लेकिन ये अफसरान जो हैं ये काम को इसलिए भी डिले कराते हैं, किसी का बिल रोकते हैं, किसी को बिल देने नहीं देते, क्योंकि इनमें अपनी दिहाड़ियाँ शामिल होती हैं, इनके अपने कंट्रैक्टर होते हैं। वासा के करने वाले इतने काम हैं, आपने खुद अपनी जुबान से ये बात कह दी। इलाके में एक इलाके में हम अपने इलाके का नाम नहीं लेंगे, साहिब साहब को साहिब साहब को जरा तकलीफ होती है। अगर मैं कहूँ आपके सब्जाजार में वो रोड आज तक सिर्फ वासा की वजह से नहीं बनी। यार मैं तो नहीं गलत सन और 2-2.5 साल हो गए ऐसा गलत सन मैंने तो लगता है जन्म तो बाद जेडी को बस्ती हो सब्जाजार मैं तो बेतहाशा मसाइल हैं, बेतहाशा मसाइल। ना मैंने हाजी साहब को और आपको खुश नहीं देखा पिछले 3-4 साल। मॉनसून आने दें तो फिर आप मसाइल देखेंगे। आप ये फंड आप मैं आपको एक बात बताऊं, हाजी साहब ये मुझे कहेंगे, चूंकि ये आजकल साढ़े पूरे सोशल मीडिया के लीडर बने, स्टार ने, मेरे मुंह से कोई और लफ्ज़ निकल चला। आपने गवर्नर हाउस को क्रॉस करना है, सड़क माल पे आना है, आपको इतना पानी मिलेगा। वही तो कह रहे हैं। जैसे ही आप चंबा हाउस पहुंचेंगे आपको इतना अब आप खुद हमारी बात से एग्री आप पीछे चले जाए मोहम्मद नगर, आप हाईकोर्ट वाली वहाँ पे रोड पे देख लें। इतना अब मुझे बताएं, ये खुद ही कह रहा तो है। फिर अब मान गया ना। तो बात ये है कि सिर्फ सब्जादार नहीं, पूरे लाहौर का ये मसला है। हम आपकी तरह रोते नहीं है, शोर नहीं मचाते, हम कहते हैं अल्लाह के आसरे चल रहा है, चलने दें। कैसा है? जिस इलाके का ये वो लोग हैं, नहीं ये असल में सिस्टम की करप्शन के अंदर शामिल लोग हैं। अंदर से ये बाहर निकल के शोर नहीं जाते हैं। ये बड़े हादसे का इंतजार करना चाहिए। अब आपको पता चला कि हमारे सिस्टम की जो जहां खराबियां हैं वो सामने क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि एक मीडिया पर्सन ये बात कह रहा है कि हम भाई होश रहते हैं। बात तो सुने, क्यों भाई? ना गैस ना गैस आती है, अल्लाह के आसरे ना पानी खत्म होता है। हमें तो रोड पे जाते जाते कुछ ऐसा नजर आता है कि जो हाँ, तो हम बना लेते हैं। आपको सिर्फ सब्जादार में वो क्या नहीं, सही सा बात नहीं, है। आप छोड़ दे सब्जादार की। अभी मोहम्मद नगर की बात की ना, जहाँ रहते हो, बिल्कुल नहीं वहाँ पे और आप कहते हो जी मैं तो बोलता भी आपने नहीं। सबसे पहले कौन सी बात की? अपने करीबी इलाके की। तो हर जहाँ आप बंदा रोज गुजरते हैं, जो आप नेचर रोज का सुने देखते ही हैं, ना। तो आपका ये नेचुरल आपके- ये बात है। हाजी साहब हरे वेले रोना मैं चंद्राय रोड की बात करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ से 2-1 मरतबा गुजरा, तो वाकई वहाँ बुरा हाल था, तो मैंने उसकी भी बात नहीं, हर जगह पानी खड़ा होता है। आपके वाल्टन रोड आप पे मुझे ये बता दें, आप हमारी क्या ये आयशा पैसे पर- किधर जाएंगे? हमारी आयशा ये प्रोड्यूसर फंड्स- नहीं, ये लैप्स हो जाएंगे ये पैसे इस साल के, अगर बजट बजट में जून तक इन्होंने इस्तेमाल ना किए। इतनी कैपेसिटी नहीं है, लोग आना नहीं है, देखे अच्छी प्लानिंग नहीं पता है। क्या होता है? होता ये है कि अभी आपको जो चल रहा है ना, ये वाले जो दिन चल रहे हैं, ये पूरे पंजाब के या जो फेडरल के जितने भी इदारे हैं उनसे मांगी गई हैं आपको स्कीम्स कितनी चाहिए। आपकी जो न्यू स्कीम्स होंगी वो भी आ जाएंगी, आपकी ऑनगोइंग स्कीम्स जो हैं वो भी आ जाएंगी, उसमें आपको बजट जारी कर दिया जाएगा। अब आपने पूरी प्लानिंग के तहत पूरा आपने एक विंग रखा हुआ है अपने डिपार्टमेंट में, जिसमें 30-40 लोग होंगे, 10-15 ऐसे लोग होंगे जिनके पास गाड़ियाँ हैं। अब तो इन्होंने एक और भी कोई एनालिसिस के लिए भी डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं साथ। आपने सारा कुछ ले लिया, फंड्स ले लिए। पहले आप रोते थे कि हमारे पास पैसे नहीं, हम काम कैसे करें। जब आपके पास पैसे आ गए, फिर आप उस प्रोजेक्ट को, उस मंसूबे को क्यों नहीं मुकम्मल करते? हमारे यहाँ उस तो पे रुकावट फोकस ही क्यों नहीं सबसे करते? बड़ी पैसा होता नहीं, उसकी मैं अगली वजह बताता हूँ। उसमें होता ये है कि जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया XYZ को, और अब इतनी तेज़ दुनिया है कि अब तो इन्होंने चलो पेपरा रूल्स के मुताबिक सारा कुछ ऑनलाइन करना होता है, उसमें भी ये जो अफसरान है बहुत कुछ करते हैं। मसला ये है कि जब आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने अपना हिस्सा तय कर लिया, उसके बाद तो कहें जितने पैसे आपने प्रोजेक्ट पे लगाने हैं वो लगा के मुकम्मल कर दो। अब इस साल के आपके जो फंड्स हैं वो लैप्स हो गए 30%। फर्ज करें 1 अरब का मंसूबा है, 30 करोड़ फिर वापस खजाने में चले गए। अगर ये सारे आप उस प्रोजेक्ट पे लगा देते, आप थोड़ा सा फोकस नहीं, लेकिन अगर प्लानिंग होती तो लगाते हैं ना। ऐसा मसला तो यह प्लानिंग का है, प्लानिंग करते आप उसको चेंज करते रहते हैं प्लानिंग को, फिर आप नई अप्रूवल्स के लिए निकल जाते हैं, तो आपका साल महीना जाया हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो ये चीज़ें हैं कि अगर आपने अपनी प्लानिंग मुकम्मल नहीं की, आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले होगा। जब प्रोजेक्ट डिले होगा, आपके फंड्स लैप्स होंगे, फिर आप अगले सालों में जाएंगे। आपकी स्कीम जो 1 साल में मुकम्मल होनी है वो 2 सालों में चली जाएगी। और फिर इसकी एक और चीज़ है जो इन अफसरान को पता होता है कि अगर वो मंसूबा इस साल 1 करोड़ में बन रहा है तो अगले साल 1 करोड़ 10 लाख पे पहुंच जाएगा, चूंकि महंगाई डॉलर ऊपर जाएगी। और फिर ठेकेदार कहेगा जी, क्लेम करेगा जी, ज्यादा लग गया, टाइम दें आप पैसे। खैर, अब तो वास्ता पूरी अथॉरिटी बन गया है, आपके इख्तियारात मजीद बेहतर हो गए हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इख्तियारात सबके बेहतर हैं, अगर आप काम करना चाहें ना तो सबके बेहतर है। वास्ता से खबर ये भी है, डेपुटेशन पर तैनात डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन समेत 3 अफसर तब्दील किए गए हैं। तो ये तब्दीली भी टाइम टू टाइम लेके आनी जरूरी है। नहीं, अच्छा होता है, लेकिन मेरी यही भी ख्वाहिश है कि ये भी सीटीओ को दे दिया जाए।
जी साहब ने तो खड़क नाले का गुस्सा करके ने नहीं मैंने क्या नाटक किया लेकिन सही साहब वाकई आप तो दे हर चीज का इतना क्रेडिट अच्छा काम कर रहे हैं यार एक तो चीज ये नहीं दे रहे उनको सही साहब डेपुटेशन ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। चीनी मिलों ने महंगी की है, हमें तंग ना करे, ये कहते हैं करियाना मर्चेंट एसोसिएशन। अच्छा जी, अब इस मामले पर हर कोई हो जाता है बरी जिम्मा और पता नहीं चल रहा कि असल जिम्मेदार कौन है। आमिर रजा खान साहब, ये भाई असल जिम्मेदार जो है वो हुकूमत है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये CM साहब आ मिल से एक्स मिल रेट निकलता है। आपको शायद अंदाजा होगा, आपकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये इसके रेट्स जो हैं गवर्नमेंट के पास भी होते हैं कि यहाँ से इतनी चीनी निकलेगी, इस रेट पे निकलेगी। होता यह है कि आपके अकबरी मंडी में ये जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन है ना, यहाँ पर सट्टेबाजी होती है चीनी के ऊपर। चीनी खरीदी जाती है, उसको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ज़ीरा किया जाता है और उसके बाद उस पर सट्टा खेला जाता है। ये किसी ज़माने में दाल और चावल पे भी सट्टा हुआ करता था। अच्छा, इवन जो जानवरों को डालने वाली खल बनोला थी ना लाहौर में, उसका भी सट्टा होता था। और बहुत बड़ा सट्टा था वो, और वो उसमें बहुत सारे टेलीफोन, अकबरी मंडी में हमने वो चीज़ें देखी हुई हैं। अब पता नहीं, अब तो मोबाइल फ़ोन आ गया तो ग्रुप बन जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं। आप मुझे बताएं, निगरान गवर्नमेंट के दौर में पकड़ा गया ग्रुप के नहीं पकड़ा गया? बिल्कुल इस दौर में नहीं ना पकड़ा गया। तो इसलिए आप चीनी का रेट देख लें। मिल जो है वो जितनी चीनी निकालेगी उसका एक रेट होगा, उस पर एक एक्साइज ड्यूटी होगी शायद साहब, उस पर सारी उस पर चेक एंड बैलेंस होगा। फिर वो बाकी चीज़ें आपका कैन कमिश्नर है, बाकी लोग हैं, वो देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये मिडिल मैन के हाथ में आता है, आपकी सब्जी जब महंगी होती है, आप अंदाजा करें कि वो कहाँ महंगी होती है। नहीं, मैं आपको किसान कह रहा होता है कि मैंने अपनी सस्ती में बेच दी, आप कह रहे होते कि आपको इतनी महंगी सब्जी मिल गई। कल यही बात हो रही थी, जो मिडिल मैन है वो कुमार है। हाँ साहब, मैं कल अपने दोस्त के साथ जा रहा था, वो उसके रेस्टोरेंट है, तो मैं उसके साथ यही डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा यार सब्ज़ी के रेट इतने हो गए हैं। उन्होंने कहा जी शाही साहब, मैं सुबह जब खुद जाता हूँ तो मैं सब्जियाँ लेके आता हूँ, फ़र्ज़ करो 500 रुपये तड़ी, तो जब मैं बाज़ार आके देखता हूँ तो वही चीज़ जो है वो उस 1 किलो का रेट 500 रुपये लगा होता है। कहता है मैं सब्जियाँ लोगों के घरों में बांटता था, अच्छा, इतनी सस्ती मिलती हैं। तो मैंने कहा ये देखो कि किसानों से वो जो आड़ती हैं वो किस रेट पे लेते हैं, उसके आगे कितने में बेचते हैं, और उसके बाद जब बाजार आती है ये सारा मामला ये मिडिल मैन का, ये सारा मिडिल मैन का मामला है। मिल से निकलती है या खेत से जो चीज आके मंडी आती है ना, जब मंडी पे आके आप फोकस सवाल नहीं ये है ना करते। कि चीनी के मामले पे तो आ जाए ना कि बार बार एक चीज हाईलाइट हो रही है, फिर भी वो मामला कंट्रोल नहीं हो पा रहा। जब तक आपके डीसीज जो हैं, इस बात मैं पूरे पंजाब सूबे के डीसीज की बात कर रहा हूँ, जब वो एक्शन नहीं ना लेंगे, जब वो इस तरह से इसको इंटेरोगेट नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, इसका मामले का हल नहीं निकालेंगे और ये करियाना मर्चेंट को ज़रा थोड़ा सा स्क्रू नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये चीनी वाली उबाल जो है इनके मुंह से नहीं निकलेगी। ये चीनी, ये रमज़ान जब भी आता है तो आप देखेंगे इस तरह की अशिया खुरोनोश जो है, चीनी वाला तो शोर हमेशा हर नहीं, रमजान नहीं, में एक और चीज देख लो। इस दफा सब्जियों वाला काम रुका, एक फल वाला ज्यादा और हो गया। मजे की चीज़ है, चीनी लेने चले जाएं बाजार में, गोश्त लेने चले जाएं, कुछ भी लेने चाहिए, रेट्स जो हैं वो 2500 लिखा होता है, मिल रहा होता है आपको 3000 में। ऐसे ही है। अच्छा, ये वाला ज्यादा डिफरेंस पता कहाँ आता है? गोश्त की कीमत पर आ जाए, वो भी न्यूज शामिल की गई है कि महंगा गोश्त खरीदा, गोश्त के रेट में बहुत डिफरेंस आता है। आपका सरकारी नहीं, आपको एक और यही बताने लगा कि फिर आप गोश्त ले रहे हैं तो अचानक पता चलता है बाजार में शोर मच जाता है, मजिस्ट्रेट आ गया, मजिस्ट्रेट आ गया। वो सारे जो रेट उन्होंने लगाए होते हैं ना, वो कहते हैं देखे जी साई साहब तुझे यही कहना मैं 2500 ले, अब मैंने यही रेट पे लिया है। उसमें ये पूरे का पूरा बाजार मिला होता है। पता नहीं इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं या ये बंदा एक चलाते हैं जो पूरे बाजार में बताता है। उस पर भी उस तरह ना तो एक्शन हो पाता है, ना उस तरह लोगों को किसी पे FIR दी जाती है। अगर तो सख्त एक्शन होंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे, होना चाहिए। मुमकिन नहीं है। पहले रोजे से हम देख रहे हैं चिकन की कीमत पर भी हर रोज शोर, आप देखें कंट्रोल कर पाए? नहीं ना कर पाए। और अब ईद पे ज्यादा आप ईद आ गई तो ये अभी मेरे साहिब साहब से जिक्र हो रहा था, तो बकरे का गोश्त जो है ये आपको इसमें तो लिखा हुआ है 2700 रुपये मिलेगा, मिलता कहीं नहीं। और उसका रेट पता क्या है? डीसी रेट जो निकला हुआ है 1600 रुपये। ये डीसी रेट है जो निकला हुआ है रेट, डीसी मटन पाबंद का है 1600 पर। 1600 पे डीसी बकवाने का पाबंद है, है, लेकिन बकवाएगा।
वो सही बात की कि मजिस्ट्रेट जब निकलता है तो मेरा ख्याल है उसके साथ जो बंदा बैठा होता है या उसके साथ जो सफ़र कर रहा होता है वही व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है ए रूट है असी आ रहे हैं, यही होता है। और ये मैं ये समझता हूँ कि जब आप स्लाटर हाउस आपका गवर्नमेंट चला रही है तो वहां पर तो एक रेट होएगा ना, जाहिर बात है, होना भी चाहिए। कोई गैर कानूनी स्लाटर हाउस या तो फिर ये मान जाए, आपका डीसी मान जाए कि गैर कानूनी स्लाटर हाउस हैं जो कि हैं कौन इनकार शहर में जा बजा है, मौजूद हैं, सरे आम है, रोड के ऊपर हैं। मैं बाजार में बैठता हूं, मैंने खुद देखा जानवर। आज मंगल है, कल बुध है, परसों जुमे रात को अगर आप जरा सी कोशिश करें साहिब साहब से सब्जाजार की मान पाऊं तो बात करूं, आप सब्जाजार के इलाके में ही निकल जाएं तो आपको रोड के ऊपर ज़िबा होता है। हर बुराई वहां पे है। स्वाय साइड अच्छा आपको रोड के ऊपर जानवर ज़िबा होते हैं, आपको दुकानों के अंदर जानवर ज़िबा होते हैं नजर आएंगे। सही बात है, मैं जिस इलाके में रहता हूं मैं तो उस इलाके की, कुछ लोग तो निशानदही नहीं करते हैं तो मैं तो करता हूं। एक और चीज देखें, मैं इसलिए बुरा हूं कि मैं निशानदही करता हूं। नहीं, आप जब गवर्नमेंट स्लाटर हाउस से जानवर उठा देते हैं आप उसको 1400 रुपए या 1300 रुपए और कहते हैं दुकान पे जाके 16, वो कैसे 2500 वो क्यों बेच रहे हैं? फिर ये तो इतनी कंट्रोल्ड चीज है कि आपने स्लाटर हाउस से जाके ही अपने स्टैंप लगे हुए स्टैंप लगे हुए ज़िबा शुदा जो जानवर हैं वो लेके आने हैं और वो सेल करने हैं। उसमें आपने एक मखसूस उनका फिक्स कर दें। ये कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आती। एक दुकान पे गोश्त लगा हुआ है 1600 रुपये किलो मटन का, मैं आपको बताता हूँ। एक दुकान पे लगा हुआ है 2000 रुपये और उससे अगली दुकान पे चले जाएं तो उस पे लगा है 2700-2800। ये समझ नहीं आता। और ये साथ उसमें मैं हैरान होता हूँ, ये 1600 वाला कैसे बेच रहा है? या तो वो मरने वाला जानवर लेके आया या वो लागर बीमार जानवर लेके आया। नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की स्टैंप है उसके ऊपर, नहीं वो गवर्नमेंट की वो है चिट लगी हुई, चिट लगती है ना। मेरी बात सुने आमिर भाई, क्या वो सब लोगों को परमिशन होती है? आपको आसानी से कह देते हैं चेक कर लें ये लगी हुई है, इस पे स्टैंप लगी हुई है गवर्नमेंट की? वो तो लगी होती है, नजर आती है, वो तो चिट लगी होती है। जिस पे नहीं लगी अब वो गोश्त ना खरीदे। अच्छा, एक और चीज है ना, आप ये देखें, ये तो मटन की बात है, ये तो आमिर भाई की तरह शराफी ही खा सकते हैं, साढ़े गरीब लोगों ने तो खुदा का खौफ खाएं, दावत ही खाना। कोई खुदा का खौफ। ये जो चिकन की बात कर लें आप, सारा आपका चिकन जो है वो मोस्टली मार्केट्स बनी है, टलिंटन मार्केट या कोई और एक आधी मंडी होगी जहाँ पे ये सारे ट्रक आते हैं, वो इनके जो बने होते हैं, उसके बाद पूरे शहर में सप्लाई होती है। क्यों नहीं आप वहाँ पे जाके चीज़ों को फोकस करते हैं? ये बहुत आसान है अगर इंतजामिया करना चाहे। आप लोग के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे किसी ज़माने में हम सुना करते थे और लोगों के हर ज़ुबान ज़द-ए-आम ही होती थी, जी चीज़ किताब बेहतरीन दोस्त है, आप फारिग वक्त में क्या करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, बुक कलेक्शन है, मतलब इस तरह की चीज़ें हम बहुत सारे लोगों से सुनते थे। बट अनफॉर्चुनेटली अब हम देखते हैं सोशल मीडिया का रुझान है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक पढ़ने के शौकीन भी हैं सोशल मीडिया पर, वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं बुक रीडिंग में। लेकिन आज भी आप किताब की अहमियत, किताब आपके हाथ में होना, उसको देख के पढ़ना, उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो ज़ौक़ रखते हैं लोग वो किताब से ही पढ़ते हैं और अलहदा से ही एक किताब का मज़ा है। किताब आपके हाथ में होना जो है वो आपको एक अलहदा से सेटिस्फेक्शन देती है कि आप किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, और जब बात आती है मज़हब की, दीन इस्लाम की, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बड़ी ज़बरदस्त ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बहुत ही खूबसूरत किताब है और इसी किताब से रिलेटेड मुकाबले भी करवाए जाते हैं, इनामात भी दिए जाते हैं। इस किताब का मौजू क्या है, इस पर कौन कौन से मौजूआत को हाईलाइट किया गया है, इस किताब को लिखने का आइडिया कैसे आया, हमारे मेहमान राय मंजूर नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी कमिश्नर हुकूमत पंजाब हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। किताब दोस्त भी है, किताब आपको मेरे ख्याल से फारिग वक्त में एक ज़बरदस्त तस्कीन, आपका दोस्त, आपको अकेलापन नहीं महसूस होता। इस चीज़ से तो इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा है कि किताब जो है ना, जो फील आती है ना, बड़ा खूबसूरत आपने बात की है, वो एक अलग है कि आप उसे बयान ही नहीं कर सकते। और अगर इससे दोस्ती हो जाए ना किताब से, तो फिर आपको ये जो लोग ढूंढते फिरते हैं ना कि हमारा कोई सोशल सर्कल हो, कोई दोस्त मिले, हम तो तन्हा हो गए, वो सब तन्हाइयाँ आपकी ख़त्म कर देती हैं।
और आपको बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन भी मिल जाती Exactly. है। ना सिर्फ ज़बरदस्त बल्कि सोशल मीडिया पर तो कुछ आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि वहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है, तो बट किताब से आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस टाइम मेरे हाथ में जो किताब है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है। सर, इस किताब के बारे में कुछ बताइएगा। बस ये किताब मेरा बुनियादी तौर पे जो ये हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, लेकिन अब बातें तो हमारी सब की बहुत सही है। पाकिस्तान में जिधर दो लोग आप देखेंगे ना, मतलब बाहर देखेंगे तो वो पढ़ रहे होंगे, बस में भी जा रहे हैं तो कोई ना कोई बंदा ऐसे, कोई ना कोई किताब उसके हाथ में होगी, बैठा है तो किताब हाथ में होगी। अच्छा, हमारे यहाँ जहाँ दो लोग होंगे वो बातें ही कर रहे होंगे, पता नहीं कौन सी बातें वो कर रहे होते हैं। अच्छा, और फिर हमारे यहाँ लफाजी का बहुत ज़्यादा जोर है। कहीं पे चार लोग बैठेंगे ना तो हर एक की कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छा फिक्रा बना के वो पहले वाले से थोड़ा, जैसे शेर व शायरी होती है ना, नसर में नज़म में, बस वो पूरी कौम का मिजाज बन गया। अच्छा, अगर हमारी चीज़ नहीं है तो हमारा किरदार नहीं है, और इसी को मुनाफिकत कहते हैं। लेकिन ना, मुनाफिक यही होता है ना, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। अच्छा, अब हम मतलब जितना अपना बताते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है, तो फिर हमारी आदात, अतवार, तरीके, सुन्नतें हमें वो फॉलो करनी चाहिए। देखना, जिनसे मोहब्बत हो, और हस्ती भी ऐसी कि इस दुनिया में भी उनका वो करना है और अगली दुनिया में भी। मतलब एक होता ना, चलें जी आपने किसी को यहाँ किसी को कॉपी कर लिया, एक्टर को, किसी को, फलां को, खिलाड़ी को, अच्छा वो तो एक थोड़े अरसे के लिए है ना, तो वो तो हमेशा के लिए है, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। मतलब मैं सबसे कहता हूँ कि आप बुराइयों की एक लिस्ट बनाएं, नाप तोल में कमी से लेकर ग़ीबत, चोरी, डकैती, रिश्वत, सिफारिश, जितनी बुराइयां आप सोच सकते हैं उनको आप लिखें कागज पे, और फिर गौर करें कि ये जो मेरा मोहल्ला है ये सारी तो वहां पाई जाती है, हमारी गली में पाई जाती है, एक दफ्तर में पाई जाती है, एक बाजार में पाई जाती है। तो इस तरह की जो दिवालियापन है ना हमारा ये किरदार का, उसकी बेहतरी के लिए फिर ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। और प्रोजेक्ट ये था कि किसी तरह से लोग, मुसलमान जो है, ज़ाहिर अक्सरियत मुसलमानों की है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, उस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा कम अज़ कम पढ़ ले। मैं इसे कहता हूँ कि ये जो सीरत नबी सल्लम है, ये मुसलमान के लिए वॉशिंग मशीन है। मतलब इसमें जैसे आप कपड़े डालते हैं ना, वो धो के निकालती है गंदे कपड़ों को। आप इसको यहाँ से शुरू करें, यहाँ तक जाते तक ये इंशाल्लाह ताला सफाई कर देगी। ये वो प्रोजेक्ट है। इसका फिर मैंने ये सोचा कि कोई तरीका निकालें, जैसे आपने बड़ा खूबसूरत बात की कि लोग सोशल मीडिया को इस तरह हो गए जैसे ऑक्सीजन है। अच्छा, और इतना वो टाइम, अच्छा वो एआई का सारा चक्कर है, उनको ये भी पता है आपको क्या पसंद है, वो आगे उसी तरह की वीडियो आपको निकाल के देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, वैरायटी बहुत है, शॉर्ट है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब उन्होंने पैकेजेस लगा दिए हैं, बंदा कहता है जी पैकेज जब ले ही लिया है तो 2 घंटे फिर लगा लेते हैं, पैसे तो पूरे करने हैं। अच्छा, मेरा ये था कि लोग पढ़ें। फिर हमने ये कहा कि हम इसमें से कराते हैं कंपटीशन, रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद क्विज भी कराते हैं इसी से, और जीतने वालों को हम 50 लाख रुपए के इनामात देते हैं। ठीक है। ये इस्लामी तारीख में 1459 साल हो गए इस्लाम को आए हुए। ये पहला प्रोजेक्ट अपनी नौयत का कि देयर इज अ बुक, और ये ओपन कंपटीशन, इसमें आप भी हिस्सा ले सकती हैं, आपके बुजुर्ग भी, बच्चे भी, सब मुसलमान, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज लिमिटेशन भी नहीं, कोई नहीं। अच्छा, वो बुजुर्ग बड़े फंस जाते हैं हमारे पास आके, वो कहते हैं जी बच्चों के लिए बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। मैंने कहा नहीं, आपके लिए भी है लेकिन अगर बच्चे जीत जाएं तो फिर जरा बड़ों को ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और इसमें हम कोई चंदा डोनेशन भी नहीं लेते, हम ये अपने वसाइल से करते हैं। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। तो ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप जहाँ किताब पढ़ेंगे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। कुछ खुसूसी टॉपिक्स इसमें क्या डिसाइड किए गए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये गालिबन वाहिद किताब है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि जो सीरत के टॉपिक, यानी हुजूर सल्लम की सारी जिंदगी मुबारक लिखने के बाद तकरीबन 100 टॉपिक इसमें लिखे गए हैं। अच्छा, और मुझे बड़ा यकीन है कि आपने किताब पढ़ी है, जिस तरह सवालात कर रही हैं आपने पढ़ के क्या। अच्छा जी, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर थ्रू आउट लाइफ से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन भी क्या हमें मिलती है? बिल्कुल 100%। और देखिए, इंफॉर्मेशन तकरीबन सब किताबों में है। मैंने किताब इसलिए लिखी, बल्कि मुझे लिखनी पड़ी, यानी मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो ये चाह रहा था किसी किताब को हम रिकमेंड कर दें, साथ 50 लाख के नाम रखें और पब्लिक। अच्छा, वो किताबें जब मैंने इस एंगल से देखी तो हम बिला ज़रूरत, वो मैंने कहा ना फिक्रेबाजी वाली कौम, रट्टा है, फिक्रेबाजी है, अल्फाज का चुनाव है, और आगे कोई पता नहीं कि ये मीनिंग कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, देखिए ना, हमारे 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा, करोड़ों लोग अनपढ़ हैं, और हमारी आप गुफ्तगू देखें ना, आधी अंग्रेजी आधी उर्दू, ऐसे लगता है कि सारे को ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई कौम है। तो सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन तो है ना कि अगले को समझ आए। और देखिए, जो गरीब आदमी है, जो कम पढ़ा लिखा है, उससे हमने उसका दीन भी ले लिया और रसूल भी ले लिया। अच्छा, वो फारसी के अल्फाज, अरबी के अल्फाज, अच्छा हमारे राइटर्स को अच्छा खासा ही आता है, सोमवार मंगल बुध हर एक को आता है, बिल्कुल। लेकिन लिखना उसने शंबा दो शंबा, और ऐसे ऐसे अल्फाज के बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये अब कहाँ से पूछने जाए। कोई एक लफ्ज आपको इस किताब में मुश्किल नहीं मिलेगा। ग्रेट। अच्छा, नक्शे मैंने बनाए हैं बिल्कुल आज के हिसाब से। अब देखिए ना,
पेनिनसुला ऑफ अरेबिया, जजीरा नुमा, हाय अरब, वो बच्चा कहते यार ये मुल्क तो मैंने सुना ही मैंने नहीं सुना है। ही अच्छा भाई सऊदी अरब है, आप सीधा उसका नक्शा बनाए, साथ उर्दन, अब ये तबूक कहाँ पे हुई, फलां कहाँ पे हुई, बिल्कुल मॉडर्न नक्शे। अच्छा वो पुराने जो पैमाने थे उनको आजकल के दौर के लिहाज से मैंने किया है। फिर हर टॉपिक के बाद मैंने लिखा है कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। इट इज़ नॉट अ स्टोरी। वैसे तो देखे ना हुजूर पाक सल्लम, एक कोई भी शख्स पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, कोई बिजनेस कारोबार जो भी करता है, जंगें करता है और फिर वो दुनिया से चला जाता है। लेकिन हुजूर पाक सल्लम की जिंदगी तो हमें फॉलो करने के लिए, नो डाउट, बिल्कुल मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और ज़ाब्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अगर हम चलें, उसको फॉलो करें तो नो डाउट दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी है। जो पहला मुकाबला हुआ, कितने लोगों ने शिरकत की, कैसा फीडबैक आया, किस किस एज ग्रुप के लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया? अच्छा फीडबैक का मैं अर्ज करूं, क्योंकि हमारा इसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको प्रोग्राम बहुत देखा जाता है, मेरी ख्वाहिश है कि हज़ारों दाखिले तो इसकी मार्फत आ जाएं। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0344 11 82211। ये किताब पे लिखा हुआ भी है, बहुत आसान नंबर है, 0344 11 822 11। अच्छा इस पर लोग हमें फिर व्हाट्सएप से वॉइस मैसेज कर देते हैं, दूसरा कर देते हैं। एडमिशन तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा आए, कोई 18-20 हज़ार एडमिशन आए, क्योंकि एडमिशन फ्री है, PDF में किताब फ्री है, ऑडियो में फ्री आप सुन भी सकते हैं। अभी हमने एक वेबसाइट भी बनाई है रहनुमाई.org के नाम से, रहनुमाई हमने इदारे का नाम रखा है। अच्छा उसमें को 2500 बंदा फाइनली अपीयर हुआ। वो अपीयर लोग इसलिए कम हुए कि एक तो लोगों को यकीन ही नहीं था कि ये पैसे मिलेंगे। मतलब इतना झूठ फ्रॉड है कि लोग कहने की हो ही नहीं सकता, कौन 50 लाख देता है। अच्छा फिर लोगों ने हमें तरह तरह का, अच्छा जी कोई एडमिशन फी, हमने कहा वो फ्री है, वो फ्री है। अच्छा 2500 में से फिर हमने लिया और उसमें यंगस्टर्स लोग जीते। हमारा जिस बच्चे ने टॉप किया वो इस्माइल उसका नाम है, लाहौर से ही है, 17 साल उसकी एज है, मदरसे में भी वो पढ़ रहा है और उसने 1 महीना, इतनी आसान किताब है कि ओनली इन 1 मंथ उसने शाम को 2 घंटे पढ़ा है और 20 लाख का उसको प्राइज मिला है। सेकंड हमारी बच्ची थी मंडी बाउद्दीन से। अच्छा आप देखिए ना कितना टैलेंट पड़ा हुआ है, इतना दुख होता पूरे है पाकिस्तानियों के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए। कोई मॉरिशस से आए, इंडिया से आए, बस आना एक दफा लाहौर उसको पड़ेगा। अच्छा वो बच्ची बेचारी मजदूरी मतलब उसके वाले साहब करते हैं, वसाइल बड़े कम है मंडी बाउद्दीन से, जिससे सेकंड जो आई, शाम को ट्यूशन पढ़ाती है, दिन को वो स्कूल में कहीं जॉब करती है, साथ घर का काम भी करती है। शी स्टूड सेकंड। थर्ड बच्ची हमारी सियालकोट से आई। पूरे पाकिस्तान से इस तरह 12 पोजीशन जो है ना टॉप वाली। फिर इसके अलावा हमने 188 लोगों को हौसला अफजाई की। तो इस दफ़ा भी हमने इंशाल्लाह सोचा कि 25 लोगों को बड़े इनामात देंगे, जिसमें कम से कम 1 लाख का प्राइस होगा, बाकी इससे ऊपर मिलियंस तक जाएंगे। और बाकी हौसला अफजाई, हमारी कोशिश ये है किसी तरह हाथ जोड़ के, मिन्नत करके, इंसेंटिव दे के एक दफ़ा ये किताब लोग पढ़ लें या सुन लें। कम से कम 14 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 14 घंटे जिंदगी के निकाल लें। इस नंबर पर सिर्फ एक मैसेज कर दें, सारी इन्फॉर्मेशन हम दे दें। अच्छा अगर कोई इस किताब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, इसके अंदर किसी टॉपिक के बारे में, तो आपकी खिदमत हाजिर होती है? जी 100%। लोग हमें एक एक सवाल 6-6 दफा करते हैं। अच्छा। और सारे काम खुद जवाब देते हैं। उसकी रीजन ये है कि हमने स्टाफ से ये काम इसलिए नहीं लेते कि पहले वो नंबर ब्लॉक करेंगे फिर उसके बाद वो डिलीट कर देंगे जी। तो एक बंदा, अच्छा ज़कात का हमने लिखा है कि ज़कात दें, फिर हमने ये कहा है कि भाई हमें हमसे हिसाब करा लें। अच्छा वो मैंने एक दफ़ा उलमाए कराम को बिठाया, मैंने कहा ज़कात तो बहुत ही सीरियस इशू है, तो लोग क्यों नहीं देते? तो कहा जी हम तो बड़ा कहते हैं लोग नहीं देते। मैंने कहा लोग इसलिए नहीं देते कि फ़र्ज़ करें ये आपका इश्तिहार है पूरे सफ़े का कि ज़कात दें, ऊपर 2 लाइनों पे आप लिखते हैं ज़कात दें, नीचे सारे सफ़े पे आप लिखते हैं कि ज़कात हमें दें। तो मैंने कहा ये तो तरतीब ही गलत है। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में तो वो है ना कि जहां जहां देनी है वो 8 मद्दात जो बताई गई हैं, पहले रिश्तेदारों का हक है, फिर उसका। तो इसलिए वो हमें बेशुमार इसकी फीडबैक आती है और नमाजों के बारे में लोग पूछते हैं, ज़कात के बारे में पूछते हैं, फितराना के बारे में पूछते हैं और जो जो मसाइल होते हैं सबके जवाब देते हैं। सही। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपको ये किताब लिखने में कितना अरसा लगा? कौन सा टॉपिक कहाँ होना चाहिए, किसको चीज़ को पहले आना चाहिए, किसको बाद में आना चाहिए? एक मुकम्मल जामे किताब बनाना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपने कैसे निभाई? अच्छा मैं ऐसा करूँ कि 2022 के शुरू में मैंने ये किताब लिखनी स्टार्ट की, 10-20 सफ़े लिखे। अच्छा उसके बाद मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, फिर मैं DG एंटी करप्शन लग गया, फिर मैं सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, फिर DG एंटी करप्शन, फिर सेक्रेटरी इरीगेशन। अच्छा अब ये पूरा साल मैं एफर्ट करता रहा, जनवरी से दिसंबर आ गया, किताब नहीं लिखी जा रही, वही 20-22 सफ़े मेरे हाथ में। मैं फिर दिसंबर 2022 में ना मदीना मुनव्वरा गया और सिर्फ इस काम के लिए गया। मुझे ऐसी एंग्जाइटी, अब देखिए ना मेरे हाथ में किताब है तो मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज़ आप मुकाबले में चलें जी आप। अच्छा अब किताब ही नहीं थी, तो मैंने वहां जाके ना हज़ूर सल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने बैठ के ना मैंने कहा करीम किताब नहीं लिखी जा रही, पूरा साल हो गया मैं टकरे मार रहा हूँ। अच्छा उधर ही मेरी ट्रांसफ़र हो गई, यानी आई वाज देयर और मुझे ट्रांसफ़र आर्डर्स वहाँ पे मिल गए। तो मैं सेक्रेटरी इरीगेशन से लग गया CMIT के मेंबर के तौर पे। अच्छा वहाँ मुझे टाइम मिल गया, तो फिर 6 महीने ना पूरी रात इस पर हम लोग लगाते थे और सुबह की नमाज़ पढ़ के 3-4 घंटे हम सो जाते थे। तो ये फिर जुलाई 2023 में कम्प्लीट हुई।
फिर इसको हमने ना ऑडियो में कराई रिकॉर्डिंग, एक बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, उनसे हमने स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग, अब ऑडियो में इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी इसकी हो गई है, सिंधी में ट्रांसलेशन हो रही है, पंजाबी में इस वक्त हो रही है। तो हमारा प्रोग्राम यह है कि इसको हम पाकिस्तान का तुगरल बनाएं, इसका पूरी दुनिया में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज यही है जी कि देखें, कुरान पाक सारे का जो निचोड़ है ना वो ये है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, तो नेक अमल तब भी होंगे जब हमें पता होगा कि हमने क्या करना है। नमाज, वर्किंग नॉलेज ऑफ इस्लाम सारा इसमें है। मेरी गुजारिश होगी कि अगर आपने मुकाबले में नहीं भी हिस्सा लेना तो हर सूरत ये किताब पढ़ें, PDF में किताब फ्री है, जैसे मैंने कहा ऑडियो में फ्री है। सिर्फ एक मैसेज लोगों ने करना है, जो नंबर हमने दिया है उस पर एक मैसेज कर दें। बाकी फिर वो कहते हैं ना कंबल छोड़ता है, हम छोड़ते हैं कंबल नहीं छोड़ता, फिर बंदे की हम जान नहीं छोड़ते, उसको हम सारी मालूमात दे के किताबें भेज के फारिग होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये तो कार्य खैर है और बहुत जबरदस्त काम आप कर रहे हैं। इसमें आपका बराबर का हिस्सा है। हम चाहेंगे कि हम बार बार इसमें हिस्सेदार बने, क्योंकि नेकी के काम है, माह मुबारक है, तो हमें तो सबको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हंसते मुस्कुराते रहें, मोहब्बतें बांटते रहें, और हम तो हर रोज़ ही आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं खुश रहें, खुश रहने दें, आसानियाँ बांटें। आसानी आपके लिए भी होगी, आसानी आपकी तरफ पलट कर आएगी। मोहब्बतें बांटेंगे, आपकी तरफ मोहब्बत जो है वो वापस आएगी। मोहब्बत के सफ़र का आगाज़ किसी ने किया है, और ये वो वाली मोहब्बत नहीं है, ये प्रोग्राम है जिसको कहा गया है कि ये मोहब्बत का सफ़र है। अब ये मोहब्बत का सफ़र प्रोग्राम है क्या, इसके तहत क्या क्या किया जा रहा है, इसके फीचर्स क्या हैं, किस तरह से मोहब्बत बांटी जा रही है, किस तरह लोगों को इसका हिस्सा बनाया जा रहा है, इस सफ़र का आगाज़ करने का मकसद क्या था। सैयद जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया। अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो कैसे आपको ख्याल आया कि मोहब्बत के सफ़र का आगाज़ करना है? ये शायरों वाली बाय द वे मोहब्बत तो नहीं है? जी नहीं, जी नहीं। देखिए, मोहब्बत जो है उसकी तो हज़ारों इकसाम हैं, मतलब वो भी एक मोहब्बत की किस्म है। हाँ। लेकिन ये जो मोहब्बत की किस्म है ये उन नन्हे फरिश्तों से मुज़य्यन है जो कि बेचारे हाथों में कलम की बजाय औजार उठाए हुए हैं। Great. और ये हमारे ढाबों में, होटलों पे, वर्कशॉपों पे हमें आपको एज ए छोटा नज़र आते हैं। तो मुझे हमेशा से बड़ा दिल कुड़ता था मेरा उनको देख के, एक आस ही निकलती थी कि ये बेचारे, ये भी तो किसी माओ के लाल हैं, किसी बाप के राज दुलारे हैं, और ये कहाँ इस वक्त अपनी बचपन जो है पामाल कर रहे हैं। मतलब जो तितलियों को पकड़ने का वो दौर है, वो ये औजार पकड़ रहे हैं बेचारे। तो कुड़ते कुड़ते आखिरकार मुझे जहन में आया कि कुछ ना कुछ तो किया जाए। हुकूमत ने तो उसमें अपना काम कर दिया, उसने अपना लॉ बना दिया कि जो चाइल्ड लेबर करेगा 16 साल से कम उम्र, उसको एम्प्लॉय करेगा, उससे 50,000 रुपया जुर्माना और 6 महीने कैद होगी। ये पाकिस्तान का कानून है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। तो चलिए हमने कहा कि लेट्स डू आवर बिट, जितना हम मतलब अपने पार्ट डाल सकते हैं समाज में उतना तो डालें। तो हम कुछ दोस्तों ने मिलकर ये 4 साल पहले, 4-4.5 साल पहले ये एक प्रोग्राम शुरू किया, और हम फील्ड में बच्चों के पास गए और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें तालीम अच्छी लगती है, तुम स्कूल जाना चाहते हो? वो कहते जी हम तो स्कूल में एक आध क्लास पढ़ के भी उसके बाद दोबारा आए हैं, मतलब गुर्बत के हाथों, हालात की तंगी के हाथों। तो उनको फिर हमने ऑफर दी कि अच्छा हम तुम्हें जितने पैसे यहाँ से मिल रहे हैं, और वो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये होते हैं, वो हम दे देते हैं तुम्हें, और तुम ये बर्बादी की ज़िंदगी छोड़ के तो स्कूल की तरफ आ जाओ। तो उनके पेरेंट्स से बात की। अब ये एक बहुत बड़ा मरला, मुश्किल मरला है, बिकॉज उनके पेरेंट्स को तालीम की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। और वो कहते हैं जी यहाँ तो पढ़ के कुछ वो महारत हासिल कर लेगा, कोई हुनर सीख लेगा, पढ़ाइयों में कुछ नहीं रखा, तालीमों में। खैर बड़ी मुश्किल से उन्हें कन्विंस करके तो फिर जो बच्चे जो है वो काम छोड़ के तो हमने स्कूल में डालने शुरू किए। उन्हें कुतब, यूनिफॉर्म, बैग, सारा कुछ, मतलब ये वो, और रमज़ान पैकेज, ईद पैकेज, ये वो सब कुछ, मतलब उनकी प्रॉपर टेक केयर, और उनको 6-7 हज़ार रुपया महीना, ताकि वो उनकी वो जो मजदूरी थी उसकी कंपनसेशन हो जाए। तो इस तरह हमने ये काम शुरू किया, और माशाल्लाह 17 बच्चे हमारे जो हैं इस वक्त काम छोड़ के तो वो स्कूल में दाखिल हो चुके हैं और वो पढ़ रहे हैं। और उनमें से कुछ बच्चे तो बहुत ब्रिलियंट हैं। एक बच्चा है हमारा जिसने 2 दफ़ा डबल प्रमोशन ली है, वो हमेशा फर्स्ट आता है, एंड ही इज अ स्टार इन मेकिंग। तो यही मोहब्बत है जो हम बखेर सकते थे अपनी तरफ से। हमें तो मोहब्बत के ये मानी सफ़र ये समझ में आए थे कि मोहब्बत का सफ़र जो है वो उसी वक्त सितारों से मुज़य्यन होगा जब आप नन्हे फरिश्तों की कोई दिलगिरी करेंगे। नो डाउट, नो डाउट। सो ये बड़ा ज़बरदस्त कारनामा है जो कि आप सर अंजाम दे रहे हैं। सो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने बच्चों की तालीम का बेटा उठाया है तो उसमें फिर एजुकेशन के लिए आप बुक्स प्रोवाइड करना, यूनिफॉर्म, बैग्स,
अच्छे टीचर्स का इंतखाब करना बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। जी जी, बहुत अच्छा। इसमें थोड़ी सी हमें अभी तरह मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि गली मोहल्ले के स्कूल में ही ज़ाहिर है हम दाखिल करा सकते हैं, अभी इतने रिसोर्सेज हैं नहीं हमारे पास। हमारे डोनर्स माशाल्लाह जो हैं वो बहुत अजीम सितारे हैं इस समाज के, और वो बहुत ऑर्डनरी लोग हैं। मैं बहुत बहुत अमीर लोगों के पास भी गया जिन्होंने माजरत कर ली, और बहुत मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वालों ने हमारी मतलब डोनेशन देते हैं, और एक एक बच्चा उन्होंने बल्कि लिया हुआ। तो अब वो 6,000 में से ज़ाहिर है वो 1,000-1,200 ही ज़्यादा फीस जा सकती है, तो वो गली मोहल्ले का स्कूल ही होता है अभी तक तो है। लेकिन इसमें लेकिन 2 बच्चे हमारे हैं जो कि बेहतर स्कूलों में भी, उनके डोनर्स ने कहा कि आप बेशक फीस ज़्यादा कर दें, हम दे देंगे। वो 3-4 हज़ार भी देते हैं वो। तो वो कुछ 2 बच्चे हैं हमारे, एक शेखुपुरा में एक लाहौर में है, जो कि बेहतर स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो इनके स्कूलों में तो चलो चले गए, लेकिन उस स्कूल की फिर बाद में उनकी प्रॉपर एक जाके चेकिंग, उनकी टीचर से रब्ता, उनकी वैसे एक मॉरल ग्रोथ, ये सब चीज़ें वो मैं करता हूँ, फील्ड में मैं होता हूँ। मेरे पीछे जो दोस्त हैं वो खामोश सिपाही हैं, वो मतलब बाकी चीज़ें फाइनेंशियल और ये वो करते हैं। फील्ड में मैं जाके उनके टीचरों से रब्ता और आई मेक श्योर कि वो उनकी अच्छी एक एकेडमिक ग्रोथ और एक मॉरल ग्रोथ और एक जो अच्छे वो इंसान बन रहे हैं वो एक अच्छे बेहतर तरीके से हो सके। तो आपने ये स्लोगन क्यों इसका इंतखाब किया कि मोहब्बत का सफ़र? जी देखिए, मोहब्बत फ़ाते आलम है, मतलब मोहब्बत से बढ़कर मेरे ख्याल में जज्बा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो मोहब्बत अब आप जिस चीज़ से भी कर लें वो दुनिया का सबसे बड़ा जज्बा है। तो अगर ये मोहब्बत का सफ़र हम उन हम सफ़रों के हमरा करें कि जो ज़िंदगी में किसी कमी का शिकार हैं, किसी मायूसी का शिकार हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर तो सफ़र हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। तो इस वजह से ये मोहब्बत तो क्या प्लान है आपका इस सफ़र में? आप मज़ीद लोगों को भी शामिल करना चाहते हैं? हमारी तो सलाह आम है। ये तो हमारी माशाल्लाह देखें, जो एक ड्रीम होता है ना, मतलब वो कहते हैं ना, यू ड्रीम फॉर द सन, यू मे रीच फॉर द स्टार्स एटलीस्ट। तो हमारा तो ड्रीम है कि इस मुल्क से चाइल्ड लेबर ख़त्म हो जाए। और मुआख़ात जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे, ये रमज़ान का महीना है, जो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान कायम की थी कि एक अंसार को एक मुहाजिर के हवाले कर दिया था कि आपने इनकी दिलगिरी करनी है। तो हमारा भी बिल्कुल वही सिस्टम है कि हमारे डोनर्स जो हैं वो एक एक बच्चा पकड़े हुए हैं या 2-2 बच्चे पकड़े हुए हैं, और वो उनकी सारी मतलब जो है बैकिंग करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क से चाइल्ड लेबर का खात्मा हो जाए। हमारे ये जो सितारे हैं ये दमकते चमकते स्कूलों में नजर आए, ये वर्कशॉपों, स्कूलों, ढाबों में नजर ना आए। तो ये मोहब्बत का सफर हमारा फेसबुक पेज है। मैं नाजरीन को भी कहूंगा कि वो प्लीज जाके उसको विजिट करें, और अगर उनके दिल में भी इसी तरह की कुछ शम्मा जागज़न होती है तो हमें वो रब्ता करें, हम उनको बच्चा लेके देंगे। सही। नॉर्मली होता क्या है कि जब लेट्स सपोज मैं अगर किसी अच्छे काम का आगाज कर रही हूँ, मैं किसी कार्य खैर में हिस्सा डालना चाह रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी, मुझे पता हो जिस मकसद के लिए मैंने पैसे दिए उस पर इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं। तो कैसे इंश्योर किया जाता है? जी, ये तो 100% ट्रांसपेरेंसी मतलब जो है वो इस तरह है कि वो उनको जो चीज़ें जाती हैं उनकी मैं प्रॉपर तस्वीरें वगैरह लेके तो उनको डोनर्स को भेजता हूँ। अच्छा, फिर हम सिर्फ जो तालीम तक महदूद नहीं है, मैं उन्हें मेले ठेलों में भी लेके जाता हूँ। ये मेला हंजर पीर में हुआ था, हंजरवाल में, उसमें लेके गया। फिर ये जो माधुलाल हुसैन का होता है इसमें हम जाते हैं, हम काफ़ी उनको मतलब एंटरटेनमेंट के मौके भी फराहम करते हैं। तो वो सारी उनकी जो प्रूफ्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, हेल्थ केयर वगैरह, और इसके अलावा जी वो देखिए ना, जब बच्चे जो हैं वो तो उनकी सारी नीड्स आ जाती हैं। उनके कपड़े, अभी हमने रमज़ान में बहुत उनको मतलब राशन और ये इस तरह की, अब ईद आ रही है, हमने कपड़े लेके दिए, बूट और वो सब कुछ लेके, अभी हम ईद पे ईदी भी देंगे, साथ और टॉफियाँ, चॉकलेट, ये वो सब कुछ देंगे। तो हमारे जो है ना वो तो आप समझ लीजिए अपने बच्चे हैं। तो उनका जो है वो पीपल कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट इट इज 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम, नॉट अ सिंगल मनी इज वेस्टेड एनीवेयर। सही। सो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, हमारे पहले तो प्लान था कि इसको एनजीओ में एक कन्वर्ट करें, लेकिन वो एनजीओ की फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने इतनी मुश्किल कर दी है कि वो बहुत ही पॉसिबल ही नहीं रही अब खैर। तो अब इसी तरह ही है कि इसको हम जितना फैला सकते हैं इस मुल्क के कोने कोने, गोशे गोशे में, आप लोग जहां भी हैं, जिधर भी हैं, अपने इर्द गिर्द देखिए, जो बच्चा आपको मिलता है काम करता, उसको उठा के उसके पेरेंट्स से बात करें और उसको बजाय काम के स्कूल में डाल दें। हमारा मिशन ये है, हमारा ख्वाब ये है। और इसी तरह अगर इस तरह ये आहिस्ता 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 ये काम शुरू हुआ, या हमसे रब्ता करें, हम आपको बच्चे। मैं ये पूछने वाली थी, वो बच्चे जो आपके सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से वो काम कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो देख रहे हैं, आपसे कैसे रब्ता कर? जी, वो देखिए, मोहब्बत का सफर हमारा फेसबुक पेज है ना, वो उसके जरिए, और मेरा फोन नंबर भी है उसमें। तो वो एक्चुअली आई एम द पिवट अराउंड विच दिस होल सिस्टम मूव्स। तो वो मुझे रब्ता करें, मैं उनको तमाम तर उनके पीछे डोनर्स का बंदोबस्त करूंगा, उनकी प्रॉपर
दिलगिरी का बंदोबस्त होगा कि वो स्कूल भी जाएं, किताबें, यूनिफॉर्म। और ये पाकिस्तान के तमाम शहरों ये पाकिस्तान के तमाम शहरों में है। हमारे इवन कराची में भी एक लड़का था, वो खैर अब इस प्रोग्राम से निकल गया किसी और बात की बिना पे। शेखुपुरा, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद इस वक्त तक हमारे ये चल रहे हैं। और उधर उनके साथ फिर मैंने वहाँ चेकिंग के लिए बंदे भी हैं, बिकॉज एक दो दफ़ा ये भी मौके हुए कि वो पेरेंट्स ने बच्चे काम से उठा लिए, स्कूल जाना शुरू कर दिए, पैसे लेने शुरू कर दिए, उनको दोबारा काम पे भेजना शुरू कर दिया। तो वो भी एक बड़ा एक मुश्किल मरला होता है, उसका चेक रखना। बिल्कुल बिल्कुल। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज जो इसी का स्लोगन है कि पढ़ो पढ़ाओ मोहब्बत फैलाओ, बस यही मेरा मैसेज। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से वक्त की अहम जरूरत है, खुद भी पढ़ना है, पाकिस्तान को भी पढ़ाना है और मोहब्बत भी फैलानी है। आप मोहब्बत फैलाएंगे, मोहब्बत पलट कर आपकी तरफ आएगी। आप किसी को पढ़ाएंगे, उस तालीम का आपके सामने जो है वो रिजल्ट भी नजर आएगा। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर संवारना है तो तालीम ही वो वाहिद जरिया है, तालीम ही वो वाहिद हथियार है जिससे हम अपने मुल्क को संभाला भी दे सकते हैं और नौजवान आगे बढ़कर तरक्की भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मेहनत आपको करनी है, उन लोगों के लिए आगे बढ़ना है जिनके इतने वसाइल नहीं हैं। जिस तरह से सैयद जवाद अहमद साहब ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम सबको मिलजुल कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और मोहब्बत के सफ़र में बहुत सारे लोगों को शामिल करना चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानियां हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं। आपकी सालगिरह भी स्पेशल हो सकती है इसी तरह से। आप स्क्रीन पर नंबर जी, इस पर हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। ताहा नदीम की आज सालगिरह है, यासर गुजर, रहीम और इसके बाद जी आज सालगिरह है अली की। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो आपने क्या करना है, अगर आपकी कल सालगिरह है तो आपने अपने पिक्चर अपने नाम के साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। आप भी प्रोग्राम में शामिल होंगे, आपकी सालगिरह को भी हम स्पेशल बनाएंगे। अगला सेगमेंट आज के भाव। अच्छा जी, यूजुअली हम आपको सब्जियों की कीमतें शेयर करते हैं, फलों की कीमतें शेयर करते हैं। आपके लिए सिर्फ आसानी ये पैदा कर देते हैं कि आप मार्केट में जाएं तो आपको पता हो कि कौन सी सब्जी किस कीमत पर मिल रही है, सरकारी रेट क्या है, मार्केट का रेट क्या है। मायदा के पास हम चलेंगे, जिनके पास रेट टेस्ट है जी। ओवर टू यू। ना तो हम देखते हैं कि रोज़ किसी सब्ज़ी में कमी और किसी में इजाफा बरकरार है। मुनासिब दाम है आज भी किसी सब्ज़ी की कीमत में, लेकिन वहीं पर कुछ सब्जियों के रेट में इजाफा भी देखने में नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे आलू की, तो सरकारी कीमत 32 ओपन मार्केट में 35, प्याज दर्जा अव्वल 35 ओपन मार्केट में 40, टमाटर 45 ओपन मार्केट में 50, लहसुन की बात करेंगे 580 ओपन मार्केट में 600, अदरक की बात करें 360 ओपन मार्केट में 375, मटर जो है वो 110 सरकारी नर और ओपन मार्केट में 115, सब्ज मिर्च 105 की बजाय 110 में फरोख्त की जा रही है। नींबू जो है वो 105 जबकि ओपन मार्केट में 110 में फरोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ सब्जियों के रेट लिस्ट आपको बताए हमने, उसी तरह मुख्तलिफ दीगर और सब्जियां ऐसी हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख रही होंगी कि उनकी कीमतें किस तरह से उसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। तो ये अब पूरे शहर में जो है वो मुख्तलिफ जहाँ पर सब्जी के पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर मनमानी कीमतें तो वसूल की जा रही हैं, लेकिन वहीं पर शहरियों का भी गिला देखने में नज़र आ रहा है कि बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब इंसान के लिए या सफ़ेद पोश तबके के लिए जो है वो सब्जी खरीदना आसान हो सके। वहीं पर दुकानदारों का भी शिकवा देखने में नज़र आता है। उनका कहना है कि हम जो मंडी है वहीं से हम महंगे दामों सब्जियां लेकर आते हैं तो सस्ते दामों किस तरह से खरीदें, क्योंकि उसमें पेट्रोल लगता है, आना जाना उसके भी अखराजात जो हैं वो उसमें काउंट किए जाते हैं, जिसके बायस उन्होंने भी अपनी मुनासिब रेट के मुताबिक सब्जियां फरोख्त करनी होती है। वहीं पर शहरी जो है उनका भी गिला है हुकूमत से कि बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया मायदा। यही रिक्वेस्ट हम बारहा इंतजामिया तक पहुंचाते हैं कि लोग कह रहे हैं
कि मुनासिब कीमत पर सब्जियां मिल जाएं। क्योंकि होता ही है कि जो रेट दिया जाता है उस पर अमल नहीं हो रहा था, तो लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि डीसी रेट जो इंतजामिया रेट निकाल रही है उस पर अमल दरामद करा दें, उनके लिए यही इनाफ है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज के टिप के लिए जुहेब हमारा इंतजार कर रहे हैं, जो कि आज की हेल्दी टिप आपके साथ शेयर करेंगे। उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और आज हम रमजान के अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक्सरसाइज की इसमें हम करेंगे सर्किट ट्रेनिंग में हम करेंगे अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को। 2 एक्सरसाइज हम अपर बॉडी की करेंगे और 2 एक्सरसाइज लोअर बॉडी की। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी अपर बॉडी की वो है पुश। लेटेंगे और पुश करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो जब भी हम पुश करते हैं यानी पुशअप्स करें या कोई पोजीशन है इसमें पुश करें, हमारे 2 मसल्स होते हैं, एक चेस्ट और दूसरा ट्राइसेप। अब हम करेंगे पुल। ओके, पुल करेंगे, बेंड होंगे थोड़ा सा, लिफ्ट करेंगे। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, और पुल जब भी हम करेंगे, जब भी पुश करेंगे 2 मसल्स होंगे, चेस्ट और ट्राइसेप, और जब भी पुल करेंगे तो हमारे बैक और बाइसेप यूज होंगे। जब आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम शॉर्ट है, लेकिन आप अपर बॉडी को ट्रेन करना चाहते हो तो सिर्फ 2 एक्सरसाइज करना है, एक पुश की और एक पुल की, इसमें आपकी अपर बॉडी कंप्लीट हो जाती है। ओके, लोअर बॉडी में हम जाएंगे। लोअर बॉडी में सबसे पहले एक अब्डोमिनल की एक्सरसाइज करेंगे हम। सिंपल क्रंचेस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 एंड 1। ओके, लास्ट एक्सरसाइज हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज वो है स्क्वाट्स लोअर बॉडी की, जिसके अंदर हमारी अपनी कंप्लीट लोअर बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, स्क्वाट्स करेंगे 10 9 8। इसका ख्याल क्या करना है कि हिप जाएगी नीचे नीचे। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। थैंक यू सो मच जी। जुहेब हमें आज की टिप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।